अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, इसकी ब्रांचेस देखेंगे और उसके अलावा कुछ टर्म्स देखेंगे कि उन टर्म्स का अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या मीनिंग है, केमिस्ट्री उसको किस तरह से लेके चलता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ स्टडी करनी है कि केमिस्ट्री इटसेल्फ क्या है। तो हमें ये चीज़ पहले अंडरस्टूड होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या चीज़ स्टडी करते हैं, फिर हम इसकी ब्रांचेस की तरफ जाएंगे कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। अच्छा, अब केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमें सबको नॉर्मली पता भी है वो ये है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांच है, इट मीन्स कि इसमें हर चीज़, जो भी फिनोमेना, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स एंड रीजंस हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। इन विच वी स्टडी केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी इस यूनिवर्स में केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उन सब को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब क्या है कि ये जो भी केमिकल्स हैं, इनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, इनकी कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये एक्चुअली बने किन चीज़ों से हैं। ठीक है, कौन से इनके कंपोनेंट्स हैं, कौन से इनके एलिमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे ये केमिकल्स मिलके बने हुए हैं। सेकंड, हम स्टडी करते हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है। इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। अच्छा, केमिकल्स को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, क्या क्या स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, अगर वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने के बाद उनमें क्या चेंजेस आती हैं, उनमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह से चेंज होती हैं और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी कि जो भी अब एक केमिकल है, जब वो दूसरे केमिकल से कंबाइन होकर एक नई स्पीशी बनाता है, एक नई चीज़ बनाता है, तो जो न्यू केमिकल बन रहा है वो ओल्ड केमिकल से डिफरेंट होगा। ठीक है, जो हमने रिएक्टेंट लिया हुआ था या जो इनिशियल हमारे पास केमिकल था, इनिशियल केमिकल था या केमिकल्स थे, उससे डिफरेंट होगा, तो उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट इसमें है, इंट्रोडक्शन में हमने इसकी ब्रांचेस देखनी है कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस का क्या रोल है, वो किस तरह से हेल्प करती है केमिस्ट्री में, वो किस तरह से किन चीज़ों को फाइंड करने में या किन चीज़ों को इम्प्रूव करने में और किन एप्लीकेशंस में हमारी हेल्प करती है, वो हमने देखना है। तो सबसे पहली ब्रांच इसकी हम देखें, अगर हम फिज़िकल केमिस्ट्री को देखते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली वो केमिस्ट्री है जो कि हमें हमारी हेल्प करती है कि हम किसी भी केमिकल की या किसी भी केमिकल रिएक्शन की या जो भी हमें चीज़ प्रोवाइड की गई है उसकी हम जो है ना उसका स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं। और हम फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट लॉज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट लॉज की, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशंस की हेल्प लेते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है कि जो हमें इनकी कंपोजिशन फाइंड करने के लिए, किसी भी केमिकल की या एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन फाइंड करने के लिए जो केमिस्ट्री हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लॉज, उसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मेनली कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। डिफरेंट जो है ना पूरी एक ये फील्ड है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। मेनली इसमें वो कंपाउंड आते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब देखिए इसमें अगर हम देखें ना तो CO2 जैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं तो ये आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनको हम स्टडी करते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें इन दोनों में से कोई एक चीज़, कार्बन तो चलिए प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम CCl4 को देखें तो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी तरह से बहुत सिंपल है कि जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उसमें जो भी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में सब कुछ स्टडी करते हैं। तो वो होती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री की। अब बायो इस वर्ड से डिनोट कर रहा है कि बायो मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स। तो बायोकेमिस्ट्री में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में जो भी केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं या कुछ भी हम लोग इस तरह का जो लिविंग बॉडीज़ में स्टडी कर रहे होते हैं वो रिलेट करता है बायोकेमिस्ट्री से। इससे नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ अगर हमने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करनी हो, किसी भी चीज़ की लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी हो, बहुत बड़े स्केल पे उसे प्रोड्यूस करना हो, तो हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को देखते हैं। वहाँ पे इसमें वो चीज़ें स्टडी करते हैं जो वो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी होगी या फिर वो मेथड्स हो गए जो कि हमारी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को इंडस्ट्रियल स्केल में इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए। उसकी स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है वो आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। अच्छा, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये न्यूक्लियस से रिलेट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस से रिलेट कर रहा है। अब किसी भी एटम को अगर हम देखते हैं, किसी भी एटम को देखते हैं उसके ऑर्बिट्स होते हैं और दरमियान में यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है और आसपास सारे ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आप लोगों ने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं और फिर वो किसी और एटम में या किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो रेज़ को इमिट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको स्टडी करने को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इससे नेक्स्ट है सो नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे होते हैं, पोल्यूट कर रहे होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज कर रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट में जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ब्रांच है केमिस्ट्री की है। इसमें हम स्टडी करते हैं उन मेथड्स को जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मिक्सचर की सेपरेशन के लिए, उसके कंपोनेंट्स की एनालिसिस के लिए। अच्छा, मिक्सचर की सेपरेशन किस तरह से कि अगर हमें कोई एक सोल्यूशन दिया गया है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हमें अलग अलग करना है। जैसे कि अगर पानी के अंदर नमक मिला दिया गया है तो हमें कहा जाता है कि इसको सेपरेट करें, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। और अगर हमें कहा जाता है हमें कि आपको एक सोल्यूशन दी दिया है, फॉर एग्जांपल कि सॉल्ट और वाटर का ही दे दिया गया है, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको इसके जो अंदर क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है हमें बताएं। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ देखेंगे, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ऐसी मेथड्स बताती है और ऐसी टेक्निक्स बताती है जिसको यूज़ करते हुए हम कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एक सोल्यूशन में बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्पीशी प्रेजेंट है। इसके बाद जो टॉपिक स्टडी करना है वो है बेसिक डेफिनेशंस है कुछ फर्स्ट चैप्टर में, और केमिस्ट्री उसको उन डेफिनेशंस को किस तरह से देखती है वो चीज़ हमने स्टडी करनी है। सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो है मैटर की। अब मैटर में जो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मैस और स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो होती है मैटर। तो जितना भी मटेरियल है इस यूनिवर्स में जो कि जिसका एक स्पेसिफिक मैस है, जो एक स्पेसिफिक मैस ऑक्यूपाई करती है और स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो वो है मैटर। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट कोई भी ऐसी, हम क्या कह लें कि जो भी सब्सटेंस होता है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बार है जिसके अंदर सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक ही एलिमेंट है, तो इसे हम सिंगल एलिमेंट कहेंगे कि ये कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो एलिमेंट क्या है कि जो कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और अगर हम इनको ब्रेक डाउन भी करें किसी तरह से भी, तो ये हमें कार्बन ही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कंपाउंड की। कंपाउंड, अच्छा, कंपाउंड क्या होता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, जैसे कि एक हाइड्रोजन है एलिमेंट, दूसरा ऑक्सीजन है, इन दोनों ने मिलके वाटर बना दिया, ठीक है। तो ऐसे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जब वो मिलते हैं और आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन उनकी होती है, बॉन्ड बनने के बाद वो एक नई स्पीशी बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आती है मिक्सचर की। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी, जब हम उनको आपस में मिलाते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, ठीक है, कोई ख़ास फिक्स रेशो उसकी नहीं रहते, तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, उनको आपस में हम जब मिक्स करते हैं फिक्स रेशो उसकी नहीं लेते, बस उसे रैंडमली मिक्स कर देते, तो हमारे पास मिक्सचर्स बनते हैं। अब मिक्सचर के आगे से दो इसकी टाइप्स हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कंपोजिशन की बेस पे देखते हैं। पहले कंपोजिशन में दोनों का क्या डिफरेंस होता है।
अब होमोजेनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन जो होती है ना वो सेम होती है थ्रू आउट, यानी कि सारे का सारा जो सोल्यूशन होता है उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी होती है। एक कंटेनर में अगर हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया है, हमने कंटेनर के एक कॉर्नर से थोड़ा सा सोल्यूशन लिया, दूसरे कॉर्नर से थोड़ा सा सोल्यूशन लिया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसकी एग्जांपल में हम NaCl का सोल्यूशन ले सकते हैं कि जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम हो, लेकिन जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनकी डिफरेंट होती है कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जैसे कि हम रॉक्स वगैरह को देख लें या कोई भी ऐसी चीज़ कि हम सॉल्ट में जब मिला देते हैं, सॉल्ट में कोई दूसरा एक सॉल्ट में कोई दूसरा सॉल्ट मिला दें या सैंड मिला दें सॉल्ट में, तो वो कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है, तो वो हेट्रोजीनियस में आता है। तो यानी कि इसकी एग्जांपल होगी सैंड इन सॉल्ट या सॉल्ट इन सैंड, दोनों लिख सकते हैं आप। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में ये एक डिफरेंस आ गया कि एक कॉम्पोजिशन दोनों की होती है कि एक दूसरे से वेरी कर रही होती है। होमोजेनियस में कॉम्पोजिशन सेम होती है और हेट्रोजेनियस में कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं NaCl सोल्यूशन की, और इसमें सैंड इन सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ जानने वाली है वो ये है कि जितने भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना मिक्सचर्स, जो हम लोग अपने यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का रखते हैं कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो, कि उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम रहे थ्रू आउट, ताकि जो है ना जो भी इफ़ेक्ट वो प्रोड्यूस करता है वो पॉजिटिव हो। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस करते, उसको हम प्रेफर नहीं करते। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है एटॉमिक नंबर की। अब एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसी तरह से कार्बन में 6 होगा, और इसी तरह से सोन डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। अब देखते हैं एटॉमिक मैस, या इसको हम मैस नंबर भी कह सकते हैं। अब जो एटॉमिक मैस होता है ये होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके सम को हम कहेंगे एटॉमिक मैस। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी देखें आइडिया मिल जाता है कि जो एटॉमिक मैस है वो हमेशा ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर। अब एक छोटा सा फार्मूला है जो कि हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए देखते हैं। ये फार्मूला देख लेंगे एक बार। ये फार्मूला इस तरह से है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मैस, यानी जिसको हम मैस नंबर भी कह सकते हैं, माइनस एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों को जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को एटॉमिक नंबर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है 17 और एटॉमिक मैस हमें दिया गया है 35 दे दिया गया है, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे फाइंड करने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो अब एटॉमिक मैस क्या है 35 है, माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पे वो 18 होंगे। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था, तो आप लोगों ने इसको एक बार गो थ्रू करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।